नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस तथा साइंस के न्यूमेरिकल और जीके के 50 प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी क्रिकेट अकादमी स्थापित कर रहे हैं? 2020 में सुरेश रैना ने क्रिकेट अकादमी की स्थापना कहाँ की थी, ये बताना है आपको। लद्दाख, दिल्ली, पौंडीचेरी या जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर आपको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। तो सुरेश रैना ने कहाँ पर क्रिकेट अकादमी खोली है? तो वो है जम्मू कश्मीर। तो एक याद रखें। और MS धोनी ने कहाँ से क्रिकेट अकादमी खोली है? तो याद रखें, धोनी ने यूएई में क्रिकेट अकादमी खोली थी। तो इतनी बातों को याद रखें। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल होता है, यानी कोई भी वस्तु मुक्त रूप से सही अर्थों में कहाँ गिरती है? समुद्र में, वातावरण में, निर्वात में या हवा में? तो याद रखें, मुख्य रूप से सही रूप में किसी वस्तु का गिरने का मतलब है वो वस्तु निर्वात में गिर रही है। निर्वात में गिरने को कहेंगे मुक्त रूप से, सही रूप से गिरना। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? फतेहाबाद में किसके नाम पर, कौन सा शासक है जिसके नाम पर, उसी के नाम पर मस्जिद है? तो याद रखें, फतेहाबाद जो कि आगरा में है, फतेहाबाद में हुमायूं के नाम की मस्जिद स्थित है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं के नाम की मस्जिद स्थित है फतेहा। अगला प्रश्न है कि 90 न्यूटन का एक असंतुलित बल किसी निकाय पर कार्य करता है, उसमें 15 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो निकाय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो द्रव्यमान आपको पता है, फार्मूला होता है F बराबर ma। तो F का मान दिया है 90 न्यूटन बराबर M को निकालना है और A का मान दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है 15 छक्का 90, यानी कितना द्रव्यमान आ गया? 6 किलोग्राम। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। यानी कि कितना द्रव्यमान होगा? तो उसका सही द्रव्यमान होगा 6 किलोग्राम। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में आया था? दारा सिकोह के दरबार में चिकित्सक के रूप में कौन काम करता था, यानी कौन आया था? तो याद रखें, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, जो कि दारा सिकोह के दरबार में था। दारा सिकोह औरंगजेब और उसके भाई कामरान के बीच जो भी लड़ाइयाँ हुई और किस तरह से शाहजहां को औरंगजेब ने ताजमहल में बंद किया था, उस पूरी कहानी को फ्रांसवा बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर कुछ चीज़ों को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि फ्रांसवा बर्नियर जो कि चिकित्सक थे और यात्री थे, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। ये मुगल राजकुमार दारा सिकोह के बाद आया और बाद में मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उसका चिकित्सक बन गया था। इसके याद रखना, इसने जो किताब लिखी है फ्रांसवा बर्नियर ने, उस किताब का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। यानी मुगलों के समय जो भी चीज़ें हुआ करती थी उन चीज़ों को इस किताब में बताया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बोर्ड यानी सिडबी की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? सिडबी, तो बताओ सिडबी की स्थापना कब हुई है? सिडबी। तो बताइए सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी का सही स्थापना हुई 1990 में। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए, सिडबी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1990 के अंदर।
यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सिडबी याद रखें, सिडबी के बारे में, सिडबी एमएसएमई जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको ऋण देता है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और सिडबी का मुख्यालय याद रखना कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। इतनी बात को याद रखें। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, यदि एक निकाय पर लगने वाला 10 न्यूटन बल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है तो उसका द्रव्यमान बताएं। इसका भी आपको द्रव्यमान निकालना है। तो क्या क्या दिया है आपको पता ही है। तो F बराबर होता है ma। F यानी बल कितना दिया है, 10 न्यूटन का। m निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। a का मान कितना है, 5, त्वरण है। तो 5 2 जा 10 यानी 2 किलोग्राम। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कितना द्रव्यमान है, तो इसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। ये हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल, शर्ले टेम्पल जिनका निधन हो गया था, हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे, यानी लोग कौन से क्षेत्र संबंधित थी। शर्ले टेम्पल, शर्ले टेम्पल किस क्षेत्र से संबंधित थे आपको बताना है। शर्ले टेम्पल, तो शर्ले टेम्पल अमेरिका की एक बाल कलाकार थी जिनका निधन हो गया है। तो शर्ले टेम्पल क्या थी, एक बाल कलाकार थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है। कौन से त्योहार में नोक्रेम नृत्य करते हैं, उस त्योहार का नाम क्या है जिसमें नोक्रेम नृत्य किया जाता है। तो याद रखना, त्योहार और डांस दोनों का नाम है नोक्रेम। नोक्रेम डांस है और ये नोक्रेम त्योहार के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है, खासी जनजाति। क्या आप मुझे कमेंट में बताएंगे नोक्रेम महोत्सव या नोक्रेम त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में, ये बताएं। और याद रखें, वीडियो अंत तक देखें। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल में कई चीज़ों को मैं आपको बता पाऊँ, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप बताएं कमेंट में नोक्रेम उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये खासी जनजाति मनाती है, तो बताएं। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलोग्राम की एक वस्तु को ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। ध्यान रखना है, कार्य को करना है और कार्य कैसे किया जाना है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जाना है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। और जब भी हम कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जाते हैं, नीचे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती है, तो वो किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक होता है, निगेटिव। इस बात को ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है तो वो किया गया कार्य या बल जो भी होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, नकारात्मक। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते तो बिल्कुल आसान है, एक ही ऑप्शन है इसका, नकारात्मक होता है। वो कौन सा है, -960। अगर ऑप्शन से भी करना चाहें तो भी आप सिंपल, आपको पता है किया गया कार्य U बराबर mgh से करेंगे तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी सही आंसर कौन हो जाएगा इसका, -960। आपको बिल्कुल सिर्फ इतना याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक होता है। अगले सवाल पे आते हैं। ना आए तो जो फार्मूला मैंने बताया उस पर लगा ले, ना आए तो फिर कमेंट में मुझसे पूछ लेना। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको पता है, आसान सवाल है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, यानी कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखें, सुकुमार सेन 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इस समय जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चुनाव के बारे में भारत के संविधान में 324 से लेकर 329 यानी 5 अनुच्छेदों में बताया गया है। शक्तियां बताई गई हैं,
कार्य बताए गए हैं, कार्यकाल और पात्रता के बारे में जानकारी दी गई। भारत के संविधान के 15वें भाग में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। इतनी बातों को आप याद रखें और याद रखना कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इतनी बात याद रखें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाहन के रियर व्यू मिरर क्या बनाता है? यानी जो हमारे वाहनों में शीशा लगा होता है वो कैसा चित्र बनाता है? वो चित्र कैसा बनाता है? वाहनों में लगे हुए जो शीशे होते हैं कैसे? तो याद रखना, वाहन में जो शीशा लगा होता है वो हमेशा छोटा, आभासी और सीधा चित्र बनाता है। छोटा, आभासी और छोटा चित्र बनाता है वाहन में लगा हुआ जो मिरर होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बातों को मैं बताता हूँ, इनको याद रखें। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण शेविंग मिरर जिससे दाढ़ी बनाते हैं, यानी हेड मिरर जो देखने के लिए काम आता है, खगोलीय दूरबीन, हेडलाइट और सौर भट्टी, इन चीज़ों को बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, शेविंग मिरर, हेड मिरर, खगोल की दूरबीन, हेडलाइट और सौर भट्टी बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। अगले सवाल पे आते हैं अब। तो हमारा अगला सवाल है, फोर्ब्स के अनुसार 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में नंबर 1 स्थान पर कौन है? जो फोर्ब्स लिस्ट है उसके अनुसार भारत में सबसे अमीर आदमी कौन है? तो बिल्कुल आसान सवाल है, आपको पता ना इस समय जो भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी, ये हैं भारत के सबसे अमीर आदमी। विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर दबाव लगाना या खिंचाव लगाना क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को बल कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बल कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के संदर्भ में के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा स्थान है यहाँ पर जिसे मूर्तिकला के विशेष रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है मूर्तिकला कौन प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। मूर्तिकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? खजुराहो। यानी कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश, देखें मध्य प्रदेश के ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है। यह हिंदू जैन मंदिर से संबंधित है। यह एक यूनेस्को की धरोहर श्रेणी है। और सबसे बड़ी बात जानने की है कि जो खजुराहो के मंदिर है वो नागर शैली में बने हैं, नागर शैली में। और इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजाओं ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बनवाया था। ध्यान रखना है कि खजुराहो के मंदिर में कौन से धर्म के मंदिर हैं? हिंदू धर्म और जैन धर्म। याद रखना इतनी बात को। और भी कई बातें हैं, जैसे यहाँ पे देखें उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए उज्जैन किस नदी के किनारे? तो आप बताएंगे उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यहाँ पर हर साल बाद में 12 साल में क्या लगता है? कुंभ भी लगता है। सबसे जानने की बात है कि उज्जैन के अंदर एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओरछा भी मध्य प्रदेश के अंदर है जो कि निवाड़ी जिले में है। और ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इतनी बातों को याद रखें। एलईडी के संदर्भ में डी क्या है? सिंपल आपको बताना है डी का फुल फॉर्म क्या है। एलईडी का फुल फॉर्म बताओ। ये सवाल बहुत आसान है, इसमें ऑप्शन आप चुन के बताएंगे सही कौन सा है। आप मुझे कमेंट में एलईडी का फुल फॉर्म लिख के बताएं। कमेंट में बताएं एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, सितंबर 2000 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? बताओ, आसान सा सवाल है। 46, 48, 50 या 52? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 48 रैंकिंग। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग को कौन सी संस्था जारी करती है? आपको ये बताना है। उम्मीद है सवाल समझ गए होंगे। और ये बताएं कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? प्रेस
प्रेस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान भी बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब बहुत ज़्यादा तापमान होता है उसको किसको नापते हैं? तो याद रखना, तापमान के लिए अंग्रेजी शब्द होता है पायरो। तापमान के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा होता है? पायरो। इसीलिए बहुत ज़्यादा तापमान को नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है पायरोमीटर। यानी सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2, पायरोमीटर से ही हम चीज़ों को नापते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम क्या था ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेपिंग द पीस टुगेदर। शेपिंग द पीस टुगेदर, शेपिंग द पीस टुगेदर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय था। अब आपका इसमें होमवर्क क्या है बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया? उम्मीद है मेरे पूछे गए हर सवाल को ना पता हो तो गूगल करिए, कैसे भी लिखेंगे जरूर। अगर जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और याद रखना कि पढ़ाई जरूरी है लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा जरूरी है। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, शेपिंग द पीस टुगेदर। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में किस तरह का आवेश होता है ये बताएं। इलेक्ट्रॉन में कैसे? तो आपको बताएं, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में 0, यानी कोई नहीं होता। सिंपल, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन में कैसे पाए जाते हैं? ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? रांची, बेंगलोर, पटियाला या मोहाली? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कई बातें जाने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ। ये तो आप जान ही गए कि कहाँ पे स्थित है, तो यह है पटियाला में। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन सा है, तो कौन सा ही होगा? पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दूसरी बात, इस संस्थान को भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है। ध्यान रखें, भारतीय खेलों का मक्का कहते हैं किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान को, जो कि पटियाला के अंदर है। क्या आप बता सकते हैं भारत में कौन से शहर को मक्का का द्वार कहते हैं? देखते हैं कौन बता पाता है। मक्का जो कि अरब में है, सऊदी अरब में। कौन बता सकता है कि भारत के कौन से शहर को मक्का का द्वार कहते हैं? सवाल समझ गए। और भारतीय खेलों का मक्का किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला को। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। अब आगे आते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? पीओपी का फुल फॉर्म, पीओपी का सूत्र बताएं आप। तो आपको पता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, कैल्शियम सल्फाइड इंटू हाफ H2, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका फार्मूला हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप क्या कहते हैं? पीओपी भी कहा जाता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? पर्यावरण किसी में से बताओ कौन सी समस्या नहीं है? तो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। पहला ऑप्शन है पानी की बर्बादी, पानी का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि का कटाव। तो पानी का संरक्षण करना पर्यावरण की समस्या नहीं है भाई, ये अच्छी बात है, ये समस्या नहीं है। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है? यानी ये बताना है आपको कि नींबू में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताओ, मौलिक अम्ल,
मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हो गया सही आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा सम्मान दिया गया है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें, विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया है कीर्ति चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, कीर्ति चक्र इनको दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम करार दिया गया है? यानी मानव रहित एक अंतरिक्षयान मानव के साथ अंतरिक्षयान भारत भेजने की तैयारी कर रहा है, उसका क्या नाम है? कौन सा यान है जो हम, पहला मानव यान है जो हम भेज रहे हैं अंतरिक्ष में? तो उसका नाम आपको पता ही है, उसका नाम है गगनयान। भारत कौन सा यान भेज रहा है? गगनयान। चलो आप मुझे बताओ कि भारत के कितने रुपए के नोट के ऊपर मंगलयान का चित्र बना हुआ है? मंगलयान कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है? और इसका सही आंसर क्या हो गया? गगनयान। इतनी बात को याद रखें। कुछ बातें और बताऊं तो इस बात को ध्यान रखें। मंगलयान 2 एक मंगलयान पे जाने वाला एक दूसरा प्लेनेटरी मिशन है। इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 को कब लॉन्च करेंगे? 2024 में। और चंद्रयान 2 के बारे में कई बार आप पढ़ ही चुके हैं, 2019 में इसको लॉन्च किया गया। इसके बारे में आदित्य 11 इसको इसरो भेजेगा और ये सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य 11 किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा। एक अल्फा कण किसके समान है? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो बताएं, हीलियम नाभिक, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाभिक, एक प्रोटॉन या एक पॉजिट्रॉन? तो अल्फा कण किसके समान होता है? हमेशा याद रखें, अल्फा किसे कहते हैं? याद रखें 2He4। इसी हीलियम नाभिक को अल्फा कण भी एक तरह से कहा जाता है। यानी जो अल्फा कण होता है वो किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए। यानी इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास। अगला होमवर्क है आपका, बताइए कि 2020 और 21 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताएं। अगले सवाल पे आते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न अगला सवाल है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, प्रोटोलॉजी, मायोलॉजी या पैलिएंटोलॉजी? तो याद रखें, जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है पैलिएंटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 4, पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बताएं आप। तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था अभिनव बिंद्रा को, यानी ऑप्शन नंबर 4, अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। चलो आप बताओ, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला है? देखते हैं कौन बता पाता है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे मिला है? और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था सबसे पहले? अभिनव बिंद्रा का। अच्छा, यहीं से एक सवाल और है, आप बताएंगे कमेंट में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, तो इस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इतने सवाल आप बताएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कमेंट में लिखने की, जिससे एक तो आपको याद होगा और उससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और वीडियो को हर हाल में पूरा देखा करें, जिससे आप पूरा इसका लाभ ले पाएंगे।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? अभिनव बिंद्रा, और यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन किस कोशिका के भाग हैं? डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये बताएं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन, तो ये सब पाए जाते हैं, ये सब न्यूरॉन्स के हिस्से हैं। न्यूरॉन्स के हिस्से हैं, किसके हिस्से हैं? न्यूरॉन्स के हिस्से हैं, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन UUV। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखना चाहिए YUV, ये गलत लिखा हुआ है, याद रखें। YUVA, युवा हब, इसको गलत करके सही लिख लेना, ये गलत है यहाँ पे। युवा हब योजना युवाओं के लिए यूपी सरकार में शुरू की गई है। इसमें यू का क्या मतलब है, ये बताना है आपको। यू का क्या मतलब है, यहाँ पे जो यू का क्या मतलब है इसे बताना है आपको। तो ये है यू, और इसका मतलब आपको बताना है कि इस युवा की फुल फॉर्म में यू का क्या मतलब है। तो इस यू का मतलब है यू, उद्यमिता, युवा, यानी कि युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम है ये, युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, यानी यू का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? उद्यमिता। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, किस योजना का उद्देश्य भारत में सभी विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब वितरित करना है? कौन सी योजना के तहत भारत के सभी घरों में एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं? तो कौन सी योजना है? तो बिल्कुल आसान है, ये योजना है उजाला योजना। उजाला योजना के तहत सभी को विद्युत बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हाइड्रा, तारा मछली और प्लानेरिया गुजरते हैं मतलब कौन सी प्रक्रिया के तहत ये बनते हैं? हाइड्रा, तारा मछली और प्लानेरिया, इनके जनन का तरीका क्या है? तो इनके जनन को, जैसे हाइड्रा को, तारा मछली और प्लानेरिया को, इनको कहा जाता है पुनर्जनन। इनको क्या कहते हैं? पुनर्जनन, यानी कि इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रा, तारा मछली और प्लानेरिया कौन सी प्रक्रिया में गुजरते हैं? पुनर्जनन के तहत। बायोलॉजी और इन सब चीज़ों पे खूब ध्यान दें पढ़ाई के समय। अगले सवाल आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यूनेस्को के अनुसार विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 3 अक्टूबर? तो याद रखें, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, यानी गर्मी कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनती है या ऊर्जा? तो याद रखें, ऊर्जा बनती है श्वसन के द्वारा, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन, यानी जब आप सांस लेते हैं तो सांस के जरिए ऑक्सीजन पेट में पहुंचती है अंदर, और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को जलाकर ऊर्जा के रूप में बनाती है। तो यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का मतलब जाइलम। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है जाइलम। और ऊपर से प्रकाश संश्लेषण के जरिए जब खाना बनता है तो उसको कौन करता है? फ्लोयम। तो इसको इतनी बात को याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ये, पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं अभी ऑफलाइन कोचिंग में, उन्हें तो पता है आसानी से। तो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? अगर ये पत्ती होगी तो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो याद रखें, ये जो बीच की लाइन मैंने खींची है इसको कहा जाता है मध्य सिरा। ये जो छोटे छोटे से हिस्से इसको कहा जाता है सिरा। इन्हीं पत्तियों पर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं जिनके जरिए गैसों का परिवहन होता है। इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, रंध्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता हो गया, क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र क्या करते हैं? जल वाष्प का और गैसों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल है,
ये हमारा अगला सवाल है। ये वृक्क यानी वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वह मदद करता है। जो हमारे किडनी है, वृक्क है, ये शरीर का एक इम्पोर्टेंस पार्ट है, अंग है, ऑर्गन है। तो ये किस चीज़ में हमारी सहायता करता है? शरीर के तरल पदार्थों के नियमन में, अम्ल क्षार के बैलेंस का नियमन करने में, चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया को हटाने में, या ये सभी काम करता है। तो याद रखें किडनी ये सभी काम करती है, यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। वृक्क ये सभी काम करती है, जल का तरल पदार्थ का नियमन करती है, अम्ल क्षार को बैलेंस करती है और मेटाबॉलिक यानी चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिक क्रियाओं को हटा देती है, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है H5N1 के संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी की ओर जाता है? यानी जो इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है H5N1, तो ये कौन सी बीमारी का कारक है? तो ये बीमारी का कारण है बर्ड फ्लू। H5N1 किसकी बीमारी, कौन सी बीमारी का कारण है? बर्ड फ्लू का। चलो बताओ। H1N1 संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है ये बताएं। और याद रखें एक अभी आपको पता है एक म्यूटेंट होकर कोरोना वायरस में एक नया वायरस पता लगा, उसका नाम है ओमिक्रॉन। आप मुझे बताएं ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में मिला था? ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में मिला था? कमेंट में जरूर लिखें, मुझे उम्मीद है कि मेहनत आप दिल लगा के कर रहे होंगे। तो H5N1 किसके कारण होता है, किससे होता है? बर्ड फ्लू से हो जाता है, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 बर्ड फ्लू। अगले सवाल पे आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है रक्त और लसिका के प्रकार हैं, यानी रक्त और लसिका क्या होते हैं ये बताना है आपको। रक्त कैसा है? तो आपको पता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये रहे आपके 47 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप कुछ चाहते हैं सुझाव तो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखें और रिवाइज भी करें। एक बार देखने के बाद दोबारा भी इसको जब देखें तो रिवीजन इससे होगा। ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो आपको बहुत मदद करेंगे। साइंस याद रखें 45% का वेटेज है आपके रेलवे ग्रुप डी के इम्तिहान में, और ये जो जीके जो डाला जा रहा है ये NTPC में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद है आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।